पाठ 38 आरबीएसई का जनसंख्या की बात कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी में भी है, एक टॉपिक है जनसंख्या, 13वां पार्ट जो एनसीईआरटी का, इसलिए नीट में भी इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी मीडियम का लेक्चर है क्लास 12th का। ध्यान से देखें, आज बात करेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की। इसमें जो कारक हैं, सबसे पहले जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा इसके अंदर माइग्रेशन आ जाएगा जिसको प्रवास कहते हैं, और एज ग्रुप भी आ जाएगा एक फैक्टर इसके अंदर, आयु समूह, आयु वर्ग इसको ले सकते हैं। प्रवास दो प्रकार का होता है, एक होता है आप्रवासन, एक होता है उत्प्रवासन। आप्रवासन आने वाले, उत्प्रवासन जाने वाले, इमिग्रेशन इमाइग्रेशन। प्रवास को माइग्रेशन बोलते हैं और इसको इमिग्रेशन इमाइग्रेशन। जन्म दर के लिए एक वर्ड जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं, टेक्निकल टर्म नेटेलिटी, और मृत्यु दर के लिए एक वर्ड जो यूज़ करते हैं मॉर्टेलिटी। इस तरह से आज इनकी बात करेंगे और आज ये पार्ट पूरा हो जाएगा इस लेक्चर के अंदर। छोटा सा पार्ट था ये, पिछले शायद 2 या 3 लेक्चर हुए हैं, इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। पहले बात करेंगे जन्म दर मृत्यु दर की। जन्म दर जो जन्म हो रहे हैं किसी भी जनसंख्या घनत्व में, मृत्यु दर जो मृत्यु हो रही है, बस इतना सा है। लेकिन साथ में अगर यहाँ एक टॉपिक और है जो है क्रूड जन्म दर। और क्रूड मृत्यु दर। अब यहाँ पर क्रूड जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है। वर्ष भर में हुए कुल जन्म, कितनों का जन्म हुआ है उसको गुणा करेंगे 100 से और भाग देंगे वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या से। अब ये वर्ष के मध्य कैसे लेंगे? वर्ष के मध्य यानी साल के बीच की बात कर रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको अगर क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट अगर निकालनी है तो उसके लिए आपको वर्ष भर में हुए कुल जन्म, अगर बर्थ रेट की बात करें, जन्म दर की बात करें, तो जन्म कुल पूरे साल में जितने बर्थ हुए हैं, वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या क्या थी उस जगह की। वर्ष के मध्य, जैसे मैं जुलाई ले लेता हूँ, जुलाई में भी एक 7 जुलाई में ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया है 7 जुलाई। तो 7 जुलाई को मैं देख रहा हूँ कि उस जगह की, उस स्थान की जहाँ की मुझे ये क्रूड जन्म दर देखनी है, तो उसकी जनसंख्या क्या है। तो जो जनसंख्या मैंने ली वहाँ पर पूरे साल में जन्म वो लूँगा और गुणा करूँगा 100 से और भाग दे दूँगा इससे, मुझे क्रूड बर्थ रेट मिल जाएगी। सेम यहाँ पर क्रूड मृत्यु दर का होगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। वर्ष भर में हुई कुल मृत्यु भाग दूंगा मैं वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या। अब वो मैं फिर से 7 जुलाई ले सकता हूँ। बस ध्यान ही रखना है कि बर्थ रेट अगर है तो जन्म दर लेनी है आपको, मृत्यु दर है तो कुल मृत्यु लेनी है आपको। सिंपल सा है, गुणा तो करना ही है 100 से, और जिससे भाग देना है वो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इस तरह से आपको क्रूड जन्म दर, क्रूड मृत्यु दर मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्रवास की। प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास का मतलब किसी भी स्थान पर छोड़ के चले जाना, कहीं से भी। अब अगर मैं जोधपुर छोड़कर बाहर जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ से प्रवास किया है। मैं अगर कोई बाहर से यहाँ आ रहा है तो उसने प्रवास किया है। तो मैं यहाँ से अगर छोड़कर जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ से उत्प्रवासन किया है, उत्प्रवासन जो लिखा हुआ है यहाँ पर। और अगर कोई छोड़कर यहाँ आया है, कोई जोधपुर आया है, तो जोधपुर के लिए उसने आप्रवासन किया है। मैंने जोधपुर के लिए उत्प्रवासन किया, उसने जोधपुर के लिए आप्रवासन किया।
अब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा रिलेशन अगर निकालें तो मैं यहाँ निकालता हूँ रिलेशन। मेरे पास n है, n में कह रहा हूँ जनसंख्या को, n पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। यहाँ पर मेरे पास है b, यहाँ है i, यहाँ है d और यहाँ है e। मैंने अभी आपको इंग्लिश नाम इनके बताए थे, इंग्लिश में नाम इसीलिए बताए थे क्योंकि यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म ली है। b बर्थ रेट, बर्थ रेट यानी जन्म दर, जो जनसंख्या को बढ़ा रही है, दिख रहा है एरो इसकी तरफ है, जनसंख्या की तरफ, जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। आई इमिग्रेशन यानी आप्रवासन, इसको आई से शो कर रहे हैं, इसको ई से शो कर रहे हैं, इसको बी से और इसको डी से, ठीक है, और जनसंख्या को एन से। बस मैंने यहाँ लिख दिया सारे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो आप्रवासन इमिग्रेशन जो बढ़ा रहे हैं जनसंख्या को, इमाइग्रेशन उत्प्रवासन जो जनसंख्या को घटा रहा है, तो ये जनसंख्या से बाहर निकल रहा है, जनसंख्या से बाहर निकल रहा है। तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, ये दो फैक्टर जनसंख्या को घटा रहे हैं। तो इस तरह से जनसंख्या प्रभावित होती है। एक और मैंने लिखा है आयु वर्ग। आयु वर्ग कैसे प्रभावित करता है? किसी भी जनसंख्या में 3 आयु वर्ग पाए जाते हैं। सबसे पहला, ध्यान से देखें नंबर, प्री रिप्रोडक्टिव या इनको कह सकते हैं जन्म पूर्व, या मैं इनको बाल्यावस्था भी लिख सकता हूँ, जुवेनाइल भी कहते हैं इनको। दूसरा मैं ले सकता हूँ रिप्रोडक्टिव, जो वयस्क हैं, और तीसरा वृद्ध मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ग्राफ या पिरामिड बनाना चाहूँ इन एज ग्रुप के आधार पर अलग अलग देशों के, जैसे 3 प्रकार के देश, एक विकसित राष्ट्र और एक विकासशील राष्ट्र, ये दो तो सुने होंगे आपने। विकासशील राष्ट्र जो विकास कर रहे हैं अभी, जैसे भारत और भारत के पड़ोसी देश। विकसित राष्ट्र जो विकसित हो चुके हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सारे विकसित राष्ट्रों में आते हैं। तीसरी मैं कैटेगरी लूँगा चाइना और जापान की, उनको मैंने थोड़ा अलग रखा है। कारण क्या मैं अभी बताऊँगा आपको। चलिए ध्यान से देखें, यहाँ पर इसके आधार पर मैं बनाऊँगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये इसका शेप आपको दिख रहा है। दूसरा अगर मैं बनाता हूँ, कुछ इस तरह का बनेगा, और तीसरा कुछ इस तरह का बनेगा। नंबरिंग कर देता हूँ मैं 1 2 3। ये 1 2 3 क्या है? यहाँ जो मैंने नाम लिखे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनका जन्म नहीं हुआ या अभी हुआ है, दूसरा वयस्क और तीसरा वृद्ध, उनको सबसे ऊपर रखा है। ये आपको कैसा दिख रहा है? एक ट्रायंगल जैसा, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है बिल्कुल। तो ये ट्रायंगल शेप का बनेगा, ये बढ़ता हुआ है, वृद्धिशील है। तो वृद्धिशील पिरामिड बनता है विकासशील देशों के लिए, क्योंकि यहाँ जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरा इनका बनेगा कुछ घंटी के जैसा, बेल शेप, घंटी जैसा। तो यहाँ पर जनसंख्या स्थिर है, इनकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही, क्योंकि विकसित राष्ट्र है, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव का नंबर लगभग बराबर है। और लास्ट यहाँ पर ये है, मैंने लिया है चाइना जापान के लिए, क्योंकि चाइना के अंदर सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी, तो वहाँ पर बच्चों की संख्या कम है, बूढ़ों की संख्या आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाएगी। और सेम कंडीशन जापान में भी है। जापान में लेट एज मैरिज मिलती है, वहाँ पर लोग देर से शादियाँ करते हैं, तो उसमें भी कंडीशन कुछ इस तरह की मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो मिला है ये कुछ इस तरह का मिलेगा, अर्न शेप्ड, अर्न जिसको कलश या घड़ा कह सकते हैं, तो उसके जैसे शेप का ये मिलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से 3 देशों के एज ग्रुप की बात की, कंपैरेटिव स्टडी की, जिससे ये पता चला कि वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी या स्थिर रहेगी। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ेगी। विकसित राष्ट्रों भारत और भारत के पड़ोसी देशों की, जो एशियाई देश हैं, विकासशील देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनकी जनसंख्या स्टेबल रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। और जो ऐसे देश हैं जहाँ पर चाइना और जापान की बात कर रहे हैं, तो उनमें जनसंख्या
घटने के चांसेस है, उनमें डिक्रीजिंग टाइप का मिलेगा। इस तरह से ये पार्ट यहाँ पर पूरा किया। नेक्स्ट लेक्चर में इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र स्टार्ट करेंगे।